अरे भाई, दुनिया के सामने एक नया तमाशा खुलने वाला है। एक ऐसा देश अपनी मिलिट्री को छोटा रखा, अब इटली और ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलकर एक जबरदस्त 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। ये ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के अंडर हो रहा है और ये जेट इतना हाईटेक है कि बैटलफील्ड का गेम ही चेंज कर सकता है। क्या ये जापान के मिलिट्री कमबैक का फर्स्ट स्टेप है? और इस जेट में ऐसा क्या है जो सबकी नींद उड़ा रहा है? चलो इसके डिटेल्स में घुस के देखते हैं। तो बात यह है, जापान ने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड वॉर आई के बाद इनका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता था, भाई हम ऑफेंसिव मिलिट्री नहीं रखेंगे, बस सेल्फ डिफेंस के लिए काम चलाएंगे। एलाइज पे डिपेंड किया, खुद की बड़ी आर्मी नहीं बनाई। लेकिन अब टाइम बदल गया है। चाइना का मिलिट्री पावर बढ़ रहा है, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल दिखाए जा रहे हैं और रशिया भी कभी कभी एयरोस्पेस में घुस आता है। जापान को लगा अब नहीं, अब अपनी ताकत खुद बनानी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने बोला, मिसाइल टेक इतनी एडवांस हो गई है कि हमें स्ट्रॉन्ग डिफेंस चाहिए ताकि कोई हम पे आंख ना उठाए। इसीलिए जापान ने नए रूल्स बनाए। अब अगर थ्रेट हुआ तो वो दूसरे देश पे स्ट्राइक कर सकता है। यह बड़ा स्टेप है। डिफेंस बजट भी 2027 तक जीडीपी का 2% कर दिया, जो पहले से डबल है। इससे जापान यूएस से टॉमहॉक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और आर्म्ड ड्रोन्स खरीदेगा और अपना फाइटर जेट भी बनाएगा। लेकिन साथ में यह भी बोला, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेंगे, बस प्रोटेक्शन के लिए है। चाइना को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, जापान चाइना थ्रेट को बड़ा चढ़ा के अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा है। पर जापान का डिटर्मिनेशन फुल ऑन है। अब वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है और इसके लिए 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का प्लान चालू हो गया है, इटली और ग्रेट ब्रिटेन के साथ। दुनिया की नजर इस पे है, ये जेट क्या कमाल दिखाएगा। 6th जनरेशन जेट्स का सीन क्या है? ये जेट्स डिजिटल इंजीनियरिंग और एआई से बनेंगे, जो पायलट्स को झटपट डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम इतना पावरफुल होगा कि डेटा एक जेट से दूसरे तक तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। ऑप्शन भी है कि यह बिना पायलट के उड़ सके। वर्चुअल कॉकपिट्स हेलमेट पे दिखेंगे, ट्रेडिशनल पैनल्स का जमाना गया। प्लस ये हाइपरसोनिक वेपन्स और एनर्जी वेपन्स कैरी करेंगे और स्टेल्थ टेक से इंफ्रारेड ट्रैकिंग से भी बचेंगे। जापान पहले भी फाइटर जेट्स बनाने की सोचता था, लेकिन लाइसेंस्ड प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता था। जैसे मित्सुबिशी F2 जो 1990s में आया, वो अमेरिकन F-16 का मॉडिफाइड वर्जन था। उससे पहले मित्सुबिशी F1 था, 27 के दशक का लाइट अटैक एयरक्राफ्ट। लेकिन अब बात अलग है। चाइना का एयरफोर्स तेजी से बढ़ रहा है, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेंशन दे रहे हैं, तो जापान ने सोचा अब अपना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जापान ने I-3 फाइटर का कॉन्सेप्ट बनाया, इन्फॉर्म्ड, इंटेलिजेंट, इंस्टेंटेनियस। ये जेट काउंटर स्टेल्थ होगा, हाई पावर रडार, एडवांस्ड सेंसर्स और टैक्टिकल कम्युनिकेशन के साथ। कॉम्बैट लेजर्स भी कैरी कर सकता है, लाइट स्पीड वेपन्स जो दुश्मन को 1 सेकंड में खत्म कर दे। 2018 में IHI कॉर्पोरेशन ने XF9.1 इंजन का प्रोटोटाइप बनाया। लेकिन 2020 में I-3 को छोड़ के FX प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसमें मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लीड कर रहा है। अब ये FX जेट क्या है? इसे एक राइटर ने गॉडजिला निकनेम दिया, क्योंकि ये F-22 रैप्टर से भी बड़ा है। हाइड्रोलिक सिस्टम्स की जगह इलेक्ट्रिक ड्राइव्स यूज किए ताकि जेट लाइटवेट और एजाइल हो। एडहेसिव मोल्डिंग से पार्ट्स ग्लू किए, कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम अलॉयज यूज किए। ये सब स्टेल्थ के लिए भी है। रडार क्रॉस सेक्शन कम करने के लिए सर्पेंटाइन एयर डक्ट्स और इंटरनल वेपन्स भी है। रडार सिस्टम भी कमाल का है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, F-35 जैसा, प्लस पैसिव सेंसर्स और इंफ्रारेड कैमरास। ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है बिना अपनी पोजीशन रिवील किए। ओवरहीटिंग से बचने के लिए वेपर कंप्रेशन और लिक्विड कूलिंग का मिक्स है। पावर के लिए XF9 इंजन है, छोटा इनलेट लेकिन 360 किलोवाट का मैसिव थ्रस्ट और 3 डी नोजल से मैन्यूवरेबिलिटी टॉप नॉच है। वेपन्स में USCM-3 सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल है, जो मित्सुबिशी F2 को 2030 के दशक में रिप्लेस करेगा। अब ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP का रोल क्या है? 2022 में जापान और यूके ने FX और टेम्पेस्ट प्रोग्राम को मर्ज किया, इटली भी ज्वाइन कर गया। ये तीनों मिलके एक अल्टीमेट 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बना रहे हैं। मित्सुबिशी और BAE सिस्टम्स एयरफ्रेम पे काम कर रहे हैं, IHI और रोल्स रॉयस इंजन पे,
लियोनार्डो इलेक्ट्रॉनिक्स पे और एमबीडीए यूके मिसाइल्स पे। जीसीएपी जेट का साइज यूरोफाइटर टाइफून से 30% बड़ा होगा डेल्टा विंग्स के साथ, जो स्पीड, रेंज और वेपन कैपेसिटी बढ़ाएंगे। 2024 फार्नबोरो एयर शो में इसका मॉडल दिखा। ये F-35 से ज्यादा वर्सेटाइल होगा और F-22 जैसे एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। मिसाइल्स में एमबीडीए मीटियोर, स्पीयर 3 और जापान का SM-3 होगा, प्लस एक नया जॉइंट न्यू एयर टू एयर मिसाइल बन रहा है। टाइमलाइन क्या है? 2027 में टेम्पेस्ट का डेमोन्स्ट्रेटर फ्लाइट होगा, लेकिन फुल जेट 2035 से पहले रेडी नहीं होगा। यूएस का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन बजट इश्यूज से रुक गया। क्या GCAP फास्टर बनेगा? यह सवाल है, लेकिन सबको यह पसंद नहीं। एक एक्स डिफेंस ऑफिशियल कोजी यानागावा बोलता है, स्ट्राइक कैपेबिलिटी से दुश्मन नहीं डरेंगे, डिप्लोमेसी पे फोकस करना चाहिए। वो कहता है कि मिलिट्री बिल्डअप से टेंशन बढ़ेगा। पर जापान का लॉजिक है, चाइना और नॉर्थ कोरिया के थ्रेट्स के साथ सेल्फ रिलायंस जरूरी है। अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो जापान यूएस के साथ डिफेंड करने को तैयार है, लेकिन ये रिस्की भी है। यूएस के लिए ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। जापान का मिलिट्री स्ट्रांग होना अलायंस के लिए गुड है, लेकिन थोड़ी सी इंडिपेंडेंस भी दिखाता है। ट्रंप के टाइम में NGAD का कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो रहा है। लॉकहीड या बोइंग, कौन जीतेगा? यह भी एक बड़ा ट्विस्ट है। तो क्या जापान का यह नया रास्ता पीस बनाए रखेगा या टेंशन बढ़ाएगा? यह जेट ईस्ट एशिया का पावर बैलेंस चेंज कर सकता है। तुम क्या सोचते हो? कमेंट में बताओ। बस यही था आज का अपडेट। अगर यह जेट और जापान का मिलिट्री रिसर्जेंस इंटरेस्टिंग लगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो। लिंक स्क्रीन पे है, क्लिक करो और देखो। सी यू नेक्स्ट टाइम।